नमस्कार दोस्तों, यूजर्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से कक्षा 6 इतिहास खंड से हमारे अतीत वन अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर इसे पढ़ेंगे। जैसा कि अभी तक हम पिछले अंकों में पढ़ते आए हैं, आवश्यकता अनुसार आपको बीच बीच में एक्सप्लेन किया जाएगा जिससे समझने में सुविधा हो। विस्तृत जो व्याख्या खंड है इसका अलग से आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। एक बार, दो बार, तीन बार आपको रिवाइज करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ याद करने के लिए हो सकती हैं, तो फैक्ट आप नोट भी कर सकते हैं पढ़ते हुए, पॉज करके, रोक करके वीडियो को। शेष आपको जब व्याख्या खंड आएगा तो वहाँ पे और भी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि भी ये कक्षा 6 की किताब है, तो आपको हल्की हल्की जानकारी दी जा रही है राजाओं के बारे में, राज्यों के बारे में या तिथियों के बारे में। एक आपको जनरल जानकारी दी जा रही है। जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो यही जानकारी आपको थोड़ा विस्तृत रूप में मिलेगी। तो ऐसे जो मित्र हैं जो कंपटीशन की या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो और पहली बार पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, तो वो भी परेशान ना हो, उनको विस्तृत जानकारी मिलेगी। लेकिन ये बेसिक से धीरे धीरे आगे और भी आपको विस्तृत मिलेगी। तो चलिए पाठ को पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे लोहार की दुकान पर प्रभाकर की एक कहानी के माध्यम से बात को आगे बढ़ाया जा रहा। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। देखिए, लोहे के औजार और खेती। तो यहाँ पे लोहे का प्रयोग कैसे हुआ, कैसे खेती में लोहे के प्रयोग होने के बाद खेती की उपज में बढ़ोतरी हुई, किसानों की आमदनी बढ़ी या राजा की आमदनी बढ़ी, ये चीज़ें आप देखेंगे अध्याय में आगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ, यानी 1000 ईसा पूर्व। ठीक, तो ऋग्वेद के ख़त्म होते उत्तर वैदिक काल के आरंभ होते। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। कब मिले हैं लोहे के महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियारों की बड़ी संख्या में, महापाषाण में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक, उपमहाद्वीप में कब चालू हुआ? 3000 साल पहले। तो इन अंतरों को आपको समझना है। यहीं से प्रश्न निकलते हैं कंपटीशन में भी और नॉर्मल भी समझने के लिए। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो: हंसिया, कुल्हाड़ी और सणसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। करिए। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजारों तथा रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। तो यहाँ पे एक प्रयोगकार आपको दिया गया है, आप करिए। ऐसे क्या बोला गया है कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो अभी ये खाली स्थान भरना है आपको इसके आधार पर। गांव में कौन रहते थे? कहा जा रहा है कि गांव में रहता कौन था? इस उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूमिस्वामियों को विल्लला, साधारण हलवाहों को ऊंवार और भूमिहीन मजदूर दास कड़ैसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था।
तो ग्राम भोजक क्या होता था? ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, अर्थात जिसके पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी वही ग्राम भोजक के पद पर होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कौन? ग्राम भोजक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएँ। अब प्राचीनतम तमिल रचनाओं की यहाँ पे बात की जा रही है कि पुराने ज़माने में प्राचीन काल में कौन कौन सी तमिल रचना की गई। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य क्या है? तमिल की रचनाओं का संग्रह। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, यानी 300 ईसा पूर्व। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। तो यहाँ पे नगर के बारे में अब बात की जा रही है। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। तो जातक क्या है? एक तरीके से आम लोगों के जन्म में पिछली हुई कहानी जो आप गांव में एक दूसरे सुनते रहते हैं उसी को पहले जातक कहते हैं। जातक कथाएं जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। यहाँ पे एक जातक कहानी है, एक निर्धन की चतुराई। चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाई। तो देखिए किस तरीके से एक चतुर निर्धन व्यक्ति जो था वो कैसे पैसा कमा लिया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि बुद्धि से बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे का शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव में दोनों में रहते हैं। मतलब कोई शहर में रहता है, कोई गांव में, या कोई शहर और गांव में दोनों रहता है। तो आपको एक सूची बनानी है। दूसरा, घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा ये आपको बताइए। क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती हैं या अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताइए। तो आप ये प्रयोग करिए, उत्तर दीजिए। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। दिल्ली में मिला वलय कूप। ये क्या है? दिल्ली में वलय कूप। देखिए हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है, करिए तुलना। एक नीचे और चित्र दिया गया है। सांची की मूर्तिकला है। कहाँ की? सांची स्तूप का स्तूप। कहाँ सांची का स्तूप है? मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है।
तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। करिए। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। शहर क्या थे? महाजनपदों की राजधानी। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर पर कोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 4 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा किए गए वर्णन को पढ़ो। ये मानचित्र में प्रायोगिक कार्य करने को बोला जा रहा है। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। तो ये बेरीगाजा भरूच का क्या है? यूनानी नाम है की कहानी। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बेरीगाजा से आयात, ये बेरीगाजा के बारे में है। अब इससे संबंधित 2 सवाल हैं जिनको आप करने की कोशिश करिए। सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहत, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्के क्या थे? इसके बारे में। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। विनिमय के अन्य साधन। ये 2 आहत सिक्कों का उदाहरण है। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इन छोटी सी कविताओं को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे। छोटी सी कविता को पढ़ो। क्या कविता? कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों में नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। अब इससे संबंधित 2 सवाल, इसके उत्तर देने की कोशिश करिए। नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर कैसे अनेक गतिविधियों के केंद्र थे जहाँ अधिकांश गतिविधियाँ होती थी, उसके बारे में बात की जा रही है। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के बारे में था। ये एक से सवाल है कि मथुरा के लोगों की व्यवसाय की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। तो करिए आप प्रयोग। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं।
अब शिल्प और शिल्पकारों के बारे में बात की जा रही है कि पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। उत्तरी काले चमके पात्र NBPW कहा जाता है। तो क्या है उत्तरी काले चमके पात्र, इसको पढ़ते हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिनके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत कातने और बुनने के नियम क्या थे? सूत कातने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। वहाँ पे 2 सवाल हैं कि उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। दूसरा, क्या मैं काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? तो ऊपर जो आपने पढ़ा है उत्तर देने की कोशिश करिए। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो एक बार फिर रिपीट करके बैग जाके सुन लीजिए। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। तो अरिकामेडु के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। अरिकामेडु यानी पुंडुचेरी में ढूंढो। मानचित्र में कहा जा रहा है अरिकामेडु यानी पुंडुचेरी। कहाँ है अरिकामेडु? पुंडुचेरी में इसको ढूंढना है आपको, वर्तमान पुंडुचेरी में। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। अब ये अभिलेखित मिट्टी के बर्तन कैसे होते हैं देखिए। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र अब एक आपको काम जैसे हर अध्याय में दिया गया वैसे यहाँ पे मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। तो गंगा के शहर के मैदान जब बस रहे थे तभी समकालीन क्या था? रोम। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ये एक्वाडक्ट है रोम का जगह।
अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए, एम्फी थिएटर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुस्लखानों के लिए पानी लाया जाता था। अब ये बड़े खुले रंगमंडल और जलवाही क्षेत्र इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? अब आप सोचिए, कल्पना करिए। यहाँ पे आपको मानसिक कार्ड दिया गया कि तुम बेरीगाजा में रहते हो और पत्तन देखने निकले हो। तुमको क्या क्या देखने को मिला? बताइए, सोचिए। उपयोगी शब्द कुछ यहाँ पे हैं: लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकुह, पत्तन और श्रेणी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले यानी 1000 ईसा पूर्व। लोहे के प्रयोग उपमहाद्वीप में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में बात की जा रही है, इसको ध्यान में रखिएगा कि लोहे का प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 1000 ईसा पूर्व यानी 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। अब यहाँ पे कुछ प्रायोगिक कार्य दिए गए हैं, उत्तर आप इसके उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रश्न अभ्यास के हैं। इसके साथ ही अंक ख़त्म होता है। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।